हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन के रिगार्डिंग। इसमें हम बेसिकली किसी बस पे क्या पावर इंजेक्ट हो रही, कॉम्प्लेक्स पावर क्या इंजेक्ट हो रही है, वो चीज़ ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कंसीडर करिए एक जनरल बस कंसीडर करिए जिसपे जनरेटर और लोड दोनों कनेक्ट हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारी बस हो गई, इस पर एक हमारा जनरेटर कनेक्ट है। ठीक है, यहीं पे लोड कनेक्ट है। लोड ये कैसा हो सकता है, मान लीजिए लोकल डिमांड का है, अपना इसी जनरेटिंग स्टेशन का लोड है, या फिर वहाँ का लोकल एरिया जो है उसका लोड है। ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे नेग्लिजिबल है, और उसके बाद यहाँ इस बस से ट्रांसमिशन लाइन ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो इस बस को कंसीडर करिएगा। अब इसमें जनरेटर के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स पावर दी गई वो क्या है, एस जी इज इक्वल टू पी जी प्लस जे क्यू जी। ठीक है, ये लोड कॉम्प्लेक्स पावर जो ड्रॉ कर रहा है वो क्या है, एस डी इज इक्वल टू पी डी प्लस जे क्यू डी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही इस ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट होगा या इस बस पे इंजेक्ट होगा। कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड एट दिस बस एस इज इक्वल टू एस जी माइनस पी एस डी। क्लियर है, इस ट्रांसमिशन लाइन में एक कॉम्प्लेक्स पावर जाएगी। ठीक है, तो S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल और इमेजिनरी टर्म में, या एक्टिव पावर के टर्म में P प्लस जे की। एस जी को हम क्या लिखेंगे, पी जी प्लस जे क्यू जी माइनस पी डी प्लस जे क्यू डी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, पी जी माइनस पी डी। ठीक, और Q इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू जी माइनस क्यू डी। ठीक, तो ये समझा, कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट जो रही ट्रांसमिशन लाइन में वो निकल के आएगी ये, और इसकी एक्टिव और रिएक्टिव पावर ये आएंगी। ठीक, अब हम स्पेशल केस देखते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा लोड कनेक्ट नहीं है, केवल जनरेटर कनेक्ट है किसी बस पे, प्योरली जनरेटिंग बस एक है, जनरेटर बस प्योरली, यहाँ मैं लिखता हूँ प्योरली। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जनरेटर तो कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्ट, और ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट हो रही है बाई जनरेटर क्या होगी, एस जी इज इक्वल टू पी जी प्लस जे क्यू जी। ठीक, लोड नहीं कनेक्ट है कोई, तो टोटल पावर ट्रांसमिशन लाइन में जाएगी एस। कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इन ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू एस जी। ठीक, इसी तरीके से अब लोड बस के लिए देखिए, अगर हमारे पास लोड बस है उस पर जनरेटर नहीं कनेक्ट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। लोड बस, ये डिमांड इसकी है एस डी इज इक्वल टू पी डी प्लस जे क्यू डी। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू ट्रांसमिशन लाइन, इस केस में क्या होगा, यही होगा, इंजेक्ट हो रही है ट्रांसमिशन लाइन से, ट्रांसमिशन लाइन में, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एस डी। ठीक है, माइनस एस डी। क्यों, तो ये हमारा एक नया कन्वेंशन हम अपना ये कन्वेंशन बनता है कि अगर केवल लोड कनेक्ट है, केवल लोड कनेक्ट है या जनरेटर कनेक्ट है, कुछ भी कनेक्ट है, तो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू द बस हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अगर डिमांड 5 मेगावाट की है, मान लीजिए ये रियल पावर की हम बात करते हैं, अगर 5 मेगावाट की डिमांड है इस लोड की और इधर फ्लो कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि -5 मेगावाट कॉम्प्लेक्स इंजेक्ट हो रही है बस में या ट्रांसमिशन लाइन में। एस इज इक्वल टू -5 मेगावाट, इस तरफ -5 मेगावाट की पावर फ्लो हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर या एक्टिव पावर जो इंजेक्ट हो रही है वो -5 मेगावाट हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 मेगावाट की डिमांड है लोड की। तो इस तरीके से इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक बस है, ऐसे आई बस, ये एक बस हो गई आई और ये एक बस हो गई जे। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता कि ये कौन सी बस है, लोड बस है या जनरेटर बस है, और ये दोनों बसेस आराम से आपस में ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन से। अब हमें ये कुछ नहीं पता है कि ये लोड बस है या जनरेटर बस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस आई के लिए कॉम्प्लेक्स पावर जो इंजेक्टेड होगी वो एस आई होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया, और बस जे के लिए जो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड होगी वो होगी एस जे। ठीक,
अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे लोड भी यहाँ कनेक्ट हो सकता है, चाहे जनरेटर भी कनेक्ट हो सकता है। अगर लोड कनेक्ट होगा तो माइनस में आ जाएगी, केवल लोड कनेक्ट होगा, और अगर केवल जनरेटर कनेक्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। बस ये चीज़ है, ठीक है। ये तो ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है हमारा कि हम जो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू द बस लिखते हैं वो हमेशा ट्रांसमिशन लाइन की में लिखते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन से जो फ्लो कर रही है, ठीक, इंजेक्ट हो रही है उस बस से ट्रांसमिशन लाइन की तरफ, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब सपोज करिएगा कि इस केस में जैसे हमने अपने उसमें किया था, जो हमने पावर फ्लो इक्वेशन 2 बसेस के लिए लिया था, जिसमें सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड केवल लिया हुआ था, ABCD पैरामीटर्स के रूप में पावर फ्लो इक्वेशंस निकाले थे। वहाँ पे क्या किया था हमने, हमारा कुछ ऐसा था कि ये हमारी सेंडिंग एंड बस थी, ये हमारी रिसीविंग एंड बस थी, और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जनरेटर कनेक्ट था, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पावर आ रही थी वो SG आ रही थी, यहाँ पे लोड डिमांड थी अपनी इसकी, तो ये SD था, यहाँ इधर फ्लो कर रही थी। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू बस 1, मान लीजिए इसको बस 1 कह लीजिए, इसको बस 2 कह लीजिए। कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू बस 1, S1 इज इक्वल टू SG, डायरेक्शन सेम है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू बस 2 क्या कहलाएगा, S2 इज इक्वल टू माइनस SD, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट में है। तो इस तरीके से यही कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। जैसे कि मानिए यहाँ पे अगर 5 मेगावाट की एक्टिव पावर की हम बात करते हैं, 5 मेगावाट की पावर यहाँ से चली, ठीक, 1 मेगावाट की पावर यहाँ पे लॉस होकर 4 मेगावाट की पावर इसे मिली। डिमांड इसकी 4 मेगावाट की है, 1 मेगावाट पावर लॉस हो गई, 5 मेगावाट की पावर हमने यहाँ से इंजेक्ट करी, जनरेटर ने सप्लाई करी। तो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट या फिर पावर इंजेक्टेड एट बस 1 क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 5 मेगावाट, वाइल P2 क्या होगा, पावर इंजेक्टेड इनटू बस 2 क्या होगा, -4 मेगावाट। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो गई इसकी, ये चीज़ है। और अगर अब यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन लॉस के बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन लॉस क्या होगा, SG माइनस SD, या फिर इसे कह लीजिए यहाँ इसके लिए कह लीजिए तो SS माइनस SR। तो SS की जगह पे क्या है, S1 है, और माइनस R माइनस S2, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पावर मतलब जो टोटल ट्रांसमिशन लॉस होगा, दोनों तरफ से जो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट हो रही है उस ट्रांसमिशन लाइन में, उसका सम होगा, ये है, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिएगा, ट्रांसमिशन लॉस ये आएगा, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू द बस का इस तरह से हम कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, चाहे वो लोड बस हो या चाहे जनरेटर बस हो, हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी पावर इंजेक्ट हो रही है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने वाई पैरामीटर देखा, अभी पीछे के लेक्चर्स में हमने देखा वाई पैरामीटर पढ़ा, तो उसके लिए एक बस कंसीडर करिएगा सबसे पहले। अब हमें निकालना ये है, और हमें ड्राइव करना ये है कि कोई भी बस है, ये बस है, इस पे कॉम्प्लेक्स पावर क्या इंजेक्ट हो रही है वो निकालना है हमें। जैसे कि हमारा पावर फ्लो इक्वेशन, जैसे हमारा इक्वेशन बना था 2 बसेस के लिए, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के लिए पावर के लिए, वैसे हम यहाँ पे निकालेंगे वो इक्वेशन। जैसे यहाँ पे बनाया था हमने 2 इक्वेशन सॉल्व बनाया था, तो SS और PSR ऐसे 2 इक्वेशंस बनाए थे। तो लेकिन ये जो आया था हमारा ABCD पैरामीटर्स के फॉर्म में आया था, और ये ABCD पैरामीटर्स के फॉर्म में आया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये केवल 2 ही बसेस थी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान थी। लेकिन यहाँ पे कई सारी बसेस हैं, पूरा हमारा जनरल पावर सिस्टम है, वहाँ पे हमें वाई पैरामीटर्स के फॉर्म में हम लोड फ्लो इक्वेशंस लिखते हैं, वाई पैरामीटर, क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो यही हमारा इस समय ऑब्जेक्ट है कि हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमें पावर फ्लो इक्वेशन लिखना है एट एनी बस। मान लीजिए ये बस आइथ बस है, आइथ बस, ठीक है। कई सारी बसेज हैं, n बसेज हैं सपोज दैट, उससे आइथ बस ये है, ठीक। और इस पे वोल्टेज है VI, ठीक, मॉड ऑफ VI
एट द एंगल ऑफ डेल्टा आई। सपोज करिएगा इस बस का जो वोल्टेज है वी आई एट द एंगल ऑफ डेल्टा आई है, ठीक। तो और इसमें करंट इंजेक्ट जो हो रही है, जब हम वाई पैरामीटर निकाल रहे थे, करंट इंजेक्टेड ऐसे ही निकाले ना, करंट इंजेक्टेड जो हो रही है वो आई आई है, ठीक, आई आई है। इस तरह यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट होंगी। अब हमें यही निकालना है कि कॉम्प्लेक्स पावर जो इंजेक्ट हो रही है इस बस पे वो क्या होगा, एस आई। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं आई आई क्या होगा, आई आई कॉम्प्लेक्स करंट इंजेक्टेड इनटू द बस, करंट इंजेक्टेड इनटू बस आई, कोई भी बस है, ith बस है, जनरल केस है। तो इसमें क्या है, आई आई इज इक्वल टू वाई इस तरह देखिएगा कि अगर जैसे हमारे मैट्रिक्स बन रही थी, हमने बनाई थी, सपोज करिएगा ये हमारी एक मैट्रिक्स है 3। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए 3 बसेस का सिस्टम लेते हैं। I1 यहाँ पे किनारे बना देते हैं, यहाँ पे था I1 I2 I3, ठीक है। यहाँ पे V1 V2 सॉरी Y1 Y11 Y12 Y13 Y21 Y22 और Y23 Y31 Y32 Y33, ठीक है। और हमारा ये V1 V2 और V3, ठीक। तो अगर हमें मान लीजिए I1 निकालना था, यहाँ पे अगर हमें I1 निकालना था तो क्या था, I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू Y11 इंटू V1, मैट्रिक्स है, सिंपल सी मैट्रिक्स है, Y12 इंटू V2, Y12 इंटू V2, इसे Y13 इंटू V3, ठीक। तो हमारा क्या हुआ कि जो इक्वेशन जो हमारा करंट है, अब इस ये तो I1 के लिए हो गया। इसी तरह अगर हम जनरल केस ith बस के लिए लेते हैं तो आई आई क्या होगा, आई आई Y I1 और ये V1, ठीक, Y I2 और ये V2, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है I2 के लिए ही लेते हैं तो I2 Y I की जगह पर 2 लिख दीजिएगा, Y21 इंटू V1 Y22 इंटू V2, इसी तरह जाएगा। तो ये हमारा बनेगा ये Y I3 V3 अप टू कहाँ तक, अगर मान लीजिए n बसेस का सिस्टम है, n बसेस हैं सिस्टम में हमारे, तो कहाँ तक ये जाएगा, n तक जाएगा, YIN और ये VN, ठीक। तो इसी को हम यहाँ लिखते हैं, क्या होगा YI1 V1, ये समझ में आया। जैसे अगर I इज इक्वल टू टी यहाँ पे रख दीजिए, अभी इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर I इज इक्वल टू 2 सेकेंड बस के लिए अगर हम ले रहे हैं तो I2 क्या होगा, Y21 V1 Y22 V2 Y2N और ये VN, ठीक। जैसे क्या Y21 इंटू V1 Y22 इंटू V2 Y23 इंटू V3 अप टू कहाँ तक, Y2N इंटू VN तक। ये क्लियर है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये लिखेंगे जनरल फॉर्म में ही YI2 V2, ठीक, YI3 V3 अप टू कहाँ तक, YIN VN। आई होप कि आप लोगों को ये लाइन समझ में आ रही होगी। करंट इंजेक्टेड इनटू बस कैसे हमने निकाला है इस मैट्रिक्स के, वाई पैरामीटर की जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, वाई बस जो बनाया था उससे, उस मैट्रिक्स से हमने निकाला। मतलब आई को, करंट आई को हमने वोल्टेज और वाई पैरामीटर्स के रूप में लिया है, ठीक। अब अगर इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
के इज इक्वल टू 1 वाई के वाई आई के इंटू वी के और ये एन तक, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सारी की सारी। ठीक है, समझ में आया ये? अगर के इज इक्वल टू 1 रखते हैं, के इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो वाई आई वन आई वन और इंटू वी 1, इसी तरीके से अप टू एन तक। इसी को हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो अगर अब सपोज करिएगा इस वाई आई के का जो वाई आई के है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे होगा? ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया एट द एंगल ऑफ, मान लीजिए इसका एंगल जो है थीटा आई के है। ठीक है, इसी तरीके से वी के लिए जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? वी मॉड ऑफ वी के अपॉन मॉड ऑफ वी के एट द एंगल ऑफ डेल्टा के। ठीक है, ये क्लियर है? ये हमने कहाँ से निकाला? वी के V1 ये सारे वोल्टेजेस हैं आपके। के क्या है? हमने समेशन फॉर्म में रख दिया है, के इक्वल टू 1 से लेके एन तक वेरी करेगा। अब वाई आई के निकाल लिया और वी के निकाल लिया, मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिख दिया, यही चीज़ है। अब हम आई कंजुगेट लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब आई लिखते हैं, आई को अगर हम एंगल एज वेल एज मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो कैसे होगा? हाँ, अगर एंगल एज वेल एज मैग्नीट्यूड में लिखें तो क्या होगा? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से इस समेशन से देखिएगा, इस समेशन से के इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, मॉड ऑफ वो वाई आई के एंड मॉड ऑफ वी के, मीन्स ये क्या है? मैग्नीट्यूड है दोनों के, थीटा आई के प्लस डेल्टा के। ठीक है, यही मेन क्रूशियल लाइन यहाँ पे है कि जो करंट हमें निकालनी है इंजेक्टेड इनटू द बस, वही क्रूशियल लाइन है। बाकी तो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर देते हैं। ये कहाँ से निकाली है? इस मैट्रिक्स से निकाली है हमने। ठीक है, जो हमने वाई पैरामीटर पढ़ा था अपने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, उससे निकाली है। मैंने वाई पैरामीटर के लेक्चर की थ्योरी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से भी रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इन द बस। क्या इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू ith बस। इस बस पे कॉम्प्लेक्स पावर क्या इंजेक्ट हो रही है? SI इज इक्वल टू PI प्लस JQI इज इक्वल टू क्या था? VI कंजुगेट। इस बस पे क्या वोल्टेज है? VI। ठीक, और करंट क्या है इस बस पे? II। इसका कंजुगेट। ठीक, करंट का कंजुगेट ये हम जानते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड, कॉम्प्लेक्स पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? VI कंजुगेट। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू ith बस, जो उस बस का वोल्टेज है VI है, उस बस का वोल्टेज हमने मान लिया है। ठीक, और जो करंट है उस बस पे वो है II। करंट इंजेक्ट जो हो रही है उस बस पे वो II है। इन दोनों कंजुगेट, इसका कंजुगेट I के कंजुगेट से VI को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड मिल जाती है इनटू द बस। अब आगे हम देखते हैं कि अब VI और II को रख दीजिए। SI इज इक्वल टू VI को एंगल और उसके दोनों फॉर्म में रखिएगा, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के फॉर्म में रखिए। ठीक, डेल्टा आई, मान लीजिए इस VI का वोल्टेज का एंगल क्या है? डेल्टा आई है। ठीक है, और ये तो हमारा वोल्टेज वाला टर्म हो गया। अब ये करंट वाला टर्म। अच्छा, आई कंजुगेट क्या था हमारा? अगर हम इसी से आई कंजुगेट निकालें तो क्या आएगा हमारा? हमें यहाँ आई कंजुगेट चाहिए ना, तो आई कंजुगेट, आई कंजुगेट क्या होगा? केवल एंगल का
एंगल की वो चेंज होता है, क्या कहते हैं इसे, माइनस हो जाएगा, मतलब के इज इक्वल टू 1 से n, ठीक, वाई आई के वी के एट द एंगल ऑफ, एंगल का साइन चेंज होता है, माइनस थीटा आई के माइनस डेल्टा के, ठीक। कॉन्जुगेट में यही होगा ना, एंगल का साइन चेंज होता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस हो गया। अब आई कंजुगेट की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आई कंजुगेट की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वाई आई के वी के एट द एंगल ऑफ माइनस थीटा आई के माइनस डेल्टा के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम अंदर ले आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू ith प्लस क्या हो गया, के इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक मॉड ऑफ वी आई, ठीक, सारे मैग्नीट्यूड एक जगह कर लीजिए, और एंगल एक जगह पर कर लीजिए। अब एंगल यहाँ पे माइनस थीटा आई के माइनस डेल्टा के प्लस, ये प्लस में है तो ये डेल्टा आई, ठीक। कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू द बस, ये आ गया, ठीक। अब इसको हम अगर इमेजिनरी और रियल पार्ट में जैसे पी आई और जे क्यू आई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एस आई। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह कुछ दिया होता है, आर एट द एंगल ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या होता है, आर कॉस थीटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, प्लस जे क्यू साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, ठीक। तो इसी तरीके से हमारा ये एंगल में दिया हुआ है, तो पी आई रियल पावर ऑफ पार्ट ऑफ एस आई मीन्स ये क्या आएगा, के इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक, वी आई वाई आई के वी के सबका मैग्नीट्यूड, मतलब जिस बस पे निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए वोल्टेज का, फिर के जो पार्ट चल रहा है के इज इक्वल टू के की वैल्यू रखते हुए उसका ले लीजिए, और ये वाई आई के हो गया, ठीक। अब कॉस थीटा है, रियल पार्ट है ना, कॉस थीटा कॉस डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के, ठीक। इसी तरीके से ये पी आई हो गया, इसी तरह के क्यू आई अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, के इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वी आई वी के वाई आई के साइन डेल्टा आई माइनस, सॉरी यहाँ पे डेल्टा के है नॉट आई, डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के, ठीक है। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू बस मिल गई। जनरली जब हमें कॉम्प्लेक्स पावर निकालना होता है, जनरली जब पावर निकालना होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद इसे सेग्रीगेट कर देते हैं एक्टिव पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर में, लेकिन कहीं कहीं इस फार्मूले की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। अच्छा, तो फ़र्क क्या हुआ, पावरफुल इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे जब दो बसेस थी हमारी, यहाँ भी हमने P और Q निकाला था, यहाँ भी निकाला था P के, मतलब हर बस पे दो इक्वेशन आ रही थी, वहाँ यहाँ भी देखिए हर बस पे दो इक्वेशन आ रही है। वहाँ पे हमने जो निकाला था वो ABCD जो पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, उनके टर्म्स में निकाला था, और हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं ये Y पैरामीटर्स के टर्म में निकाल रहे हैं,
ठीक, जो वाई मैट्रिक्स होती है उनके जो वाई पैरामीटर्स हैं उनके टर्म्स में निकालना। वाई मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ वाई पैरामीटर ऑफ फॉर एन बसेस। ठीक है, तो इस तरीके से टू बसेस के लिए तो ये हमारी कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन जब हमारे पास कई सारी बसेस हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो उसके लिए हम जो लोड फ्लो इक्वेशंस लेते हैं वो ये वाले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस, इसी को हम कहते हैं स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस, SLFE। ठीक, तो 2 बसेस के लिए वाला यूज़ कर रहे थे, बाकी ज़्यादा बसेस हैं तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, चूंकि अब हमें यहाँ पे ये कॉस है, ये साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर हमें थीटा के की वैल्यू या डेल्टा के की वैल्यू या थीटा आई के या डेल्टा आई ये कुछ निकालना है, तो ये हमारा इक्वेशन जो बनता है नॉन लीनियर बन जाता है। नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए हम नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे के लेक्चर में पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल मेथड देखेंगे, इसमें मेनली न्यूटन रेफसन मेथड वगैरह देखेंगे, जिससे ये हमारे इक्वेशन सॉल्व होते हैं। सो फ्रेंड्स, अच्छा, नॉन लीनियर इक्वेशन क्यों बनना, ये देखिएगा कि नॉन लीनियर इक्वेशन हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, अलग अलग होता है कि डिपेंडेंट पैरामीटर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर डेरिवेटिव जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव की पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये सारी कंडीशन है। उसमें एक कंडीशन ये भी आती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको थीटा के हमें डेल्टा के हमें मालूम करना होगा, या हमें डेल्टा आई मालूम करना होगा, यहाँ पे हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बाकी सब दिया होगा, मान लीजिए इसको हमें मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ कॉस इसका फंक्शन हो गया, कॉस का फंक्शन डेल्टा आई है, तो ये हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो इसी को सॉल्व करने के, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज़ करेंगे, बेसिकली न्यूटन रेफसन मेथड, गॉस सीडल मेथड, ये सब यूज होता है। तो हम आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड, न्यूमेरिकल मेथड और भी जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया कॉन्सेप्ट उस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई क्वेरी है या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा और क्वेश्चन को आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।